अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल के बारे में कि कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिलते हैं तो सेल की साख्त बनती है और सेल अपना काम जो है वो सर अंजाम देता है। हमें पता है कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसका मतलब है कि वो तमाम काम जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं सेल के अंदर हो रहे हैं। साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो सेल एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शंस एक वक्त में पाए जाते हैं या एक वक्त में हो रहे हैं, और वो तमाम केमिकल रिएक्शंस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर उनमें से कोई भी केमिकल रिएक्शन ऊपर नीचे हो जाता है तो उससे ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है या कोई ना कोई बीमारी पैदा हो सकती है। वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर हो रहे हैं उनको अगर कलेक्टिवली कहा जाए तो हम कहते हैं जी कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। या तमाम केमिकल रिएक्शंस को एक नाम दे दिया गया जिसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फ़र्ज़ करें ए जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बी में, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, इसी तरह से बी कन्वर्ट हो रहा है डी में। इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को अगर इकट्ठा देखा जाए तो इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है या सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म पाया जा रहा है। मेटाबॉलिज्म को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंपल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह से सिंपल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ये तीनों सब्सटेंस आपस में जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या एक कॉम्प्लेक्स साख्त जो है वो बना देंगे। इस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी क्यों चाहिए? इन तीन सब्सटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। अब फ़र्ज़ करें ये उधर भागता जा रहा है, ये सब्सटेंस इधर भागता जा रहा है, अब इनको एक जगह पर लाने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। तो इस वजह से एनाबॉलिज्म के रिएक्शंस में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसको समझने के लिए आप फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल ले सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। अब जो एनर्जी आई है वो सूरज की रोशनी से आई है और ये सिंपल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिलकर ये मुश्किल सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो ये हमारे पास एनाबॉलिज्म का प्रोसेस आ जाता है। अगर आप कैटाबॉलिज्म को देखें तो कैटाबॉलिज्म बिल्कुल उल्ट है एनाबॉलिज्म का, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस बनाते हैं। वो एग्जांपल ले लेते हैं जी कि तीन सब्सटेंसेस जिनको हमने जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाया था ये टूटेंगे और अलग अलग हो जाएंगे। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे जैसे ये बॉन्ड्स टूटेंगे एनर्जी खारिज होती जाएगी और उस एनर्जी को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है रेस्पायरेशन की। रेस्पायरेशन में ग्लूकोज या वो खुराक जो आप खाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में टूट जाती है। अब आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड भी सिंपल सब्सटेंस है, हाइड्रोजन भी सिंपल सब्सटेंस है, जबकि ग्लूकोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आ जाता है। कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इन 92 एलिमेंट्स में सिर्फ 16 ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या ज़िंदा जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। जो कि ये 16 एलिमेंट्स ज़िंदा जानदार में पाए जाते हैं, इस वजह से हम इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन 16 में से भी सिर्फ 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तकरीबन 99% ऑफ टोटल बॉडी मास जो है वो बना रहे हैं। यानी कि अगर आप देखें तो जिस्म का जो मास है उसका 99% हिस्सा सिर्फ इन 6 बायो एलिमेंट्स की वजह से बनता है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर देखें बाकी बायो एलिमेंट्स भी हैं लेकिन ये बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं जिस्म के अंदर, जबकि 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1% आ जाता है। अगर आप इन बायो एलिमेंट्स को देखें तो जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं या जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो दो तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंपल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं जबकि पॉलीमर्स भी आ जाते हैं। पॉली का मतलब है मैनी या बहुत सारे,
और मर्स का मतलब है सिंपल सब्सटेंसेस, यानी बहुत सारे सिंपल सब्सटेंसेस मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं मोनोमर्स, और ये मोनोमर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से। फर्ज करें ये एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इस तरह से हमारे पास ये पॉलीमर आ गया। और पॉलीमर में ये वाला जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। हमारे पास दो तरह के पॉलीमर्स पाए जाते हैं। वो पॉलीमर्स जिनमें सिर्फ एक तरह का मोनोमर हो उसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। एक तरह के मोनोमर्स से मुराद ही है कि सारे मोनोमर्स जो हैं वो एक जैसे हैं। फर्ज करें ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, तो ये पॉलीमर होमोपॉलीमर कहलाएगा। अगर मुख्तलिफ मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे हेट्रोपॉलीमर। फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास फ्रुक्टोज है, ये हमारे पास सुक्रोज है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये हमारे पास हेट्रोपॉलीमर आ जाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट्स इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं कि उनके अंदर डेफिनेट प्रोपोर्शन पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है। वाटर को देखें, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, यानी कि डेफिनेट प्रोपोर्शन इन एलिमेंट्स का पाया जाता है। इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला चक्कर बिल्कुल भी नहीं है। 1000 मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो पॉलीमर बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके अंदर डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है और ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन आती है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट्स शामिल हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल के अंदर उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है। फ़र्ज़ करें आपने फ्रूट खाया या वेजिटेबल खाया तो उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज, सेलुलोज और स्टार्च की। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एंजाइम्स को देखें तो प्रोटीन है, हार्मोन्स को देखें तो उसके अंदर प्रोटीन है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और इसके साथ साथ बॉडी को डिफेंड करता है, यानी कि अगर कोई जरासीम या कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है या दाखिल हो जाता है और बीमारी पैदा करने की कोशिश करता है तो उसको ख़त्म कर देती है प्रोटीन। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़ शामिल हैं। लिपिड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल उस तरह से काम करता है जैसे सर्दी में आप गर्म लिहाफ ओढ़ लेते हैं तो आपको सर्दी नहीं लगती। इसी तरह से लिपिड की लेयर जिस्म के अंदर आपको सर्दी से महफूज रखती है। वो तमाम जानदार जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो लिपिड की मोटी लेयर की वजह से सर्दी से बचे रहते हैं। इसके साथ साथ ये एनर्जी को स्टोर करता है और जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है लिपिड टूटता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सीज और ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मुराद है कि आंखों का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, इंटेलिजेंट कितना होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर स्टोर होती हैं। हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, डीएनए और आरएनए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो हमारे पास आता है वाटर। वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि ज़िंदगी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सारे केमिकल रिएक्शंस पानी की मौजूदगी में होते हैं। अगर पानी प्रेजेंट नहीं है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि भाई आपके पास डिटर्जेंट भी है, आपके पास कपड़े भी हैं और आपके पास बास्केट भी है और आप कपड़े धोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन पानी ही नहीं है। जब पानी नहीं है तो आप कपड़े नहीं धो सकते हैं। 65 से 89% तक जानदारों के अंदर वाटर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पायरेशन के दौरान पैदा होती है और फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़रूरी है। सोल्ट्स को देखा जाए तो सोल्ट्स हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सोल्ट्स आइंस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हमारे पास सोडियम और क्लोरीन आ जाता है। इसके अलावा पोटाशियम आइंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर जिस्म के अंदर इन आइंस की मिकदार ऊपर नीचे हो जाती है तो इसका मतलब है कि बीमारी हक होने का ख़तरा होता है। ये आइंस ख़ास तौर
पे ब्रेन की फंक्शनिंग में या सिग्नल्स को जिस्म में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भेजने के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स जा रहे हों। तो अगर आयंस की मिकदार ऊपर नीचे हो जाएगी तो इसका मतलब है कि बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये था हमारे पास जी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।